दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। आप सोच रहे होंगे कि महाराष्ट्र के चुनाव में कौन जीतने वाला है। तमाम तरह के सर्वे सामने आ गए हैं, लेकिन इन सर्वे में से सच कौन है? नई सर्वे कंपनियां भी सामने आ रही हैं, उनके सर्वे भी चलाए जा रहे हैं। पिछले वाले जो हैं वो पहले से सवालिया निशान में थे, अब नए नामों के साथ सर्वे सामने आ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिरकार जीत कौन रहा है? चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को लेकर के रोक लगाई है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी हो रहा है। और कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि इन तमाम सर्वे की वजह से क्या वोटर के जहन को बरगलाने की बात की जा रही है? क्या चुनाव के परिणाम आने से पहले महायुति और महाविकास आघाड़ी में एक इन्फ्लुएंस की बात हो रही है? बड़ी बात तो यह है कि इन परिस्थितियों को देखने की वजह से पहले भी बहुत कुछ बदला जा चुका है। अब वोटर के जहन में यह फर्क पड़ चुका है कि किस तरह से चीजें आखिरी वक्त में बदली जाती हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से लुभावने ऑफर देके योजनाओं के जरिए अकाउंट में पैसे आके, या फिर विपक्ष के जरिए, लेकिन विपक्ष यहाँ पर अक्सर खाली हाथ मलता हुआ दिखाई दे जाता है। लेकिन इस बार क्या विपक्ष खाली हाथ रहेगा या फिर खाली हाथ कर देगा सत्ता को, ये समझने की बात है। महाराष्ट्र में 2024 का विधानसभा चुनाव महज वोटों की गिनती तक सीमित नहीं है। ये चुनाव राजनीतिक दांवपेच, गठबंधनों की शक्ति और जनता की नब्ज समझने का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है। भारतीय राजनीति का यह महत्वपूर्ण राज्य हमेशा से ही राजनीतिक रणनीतिकारों के लिए एक बड़ा एक्सपेरिमेंट की जगह रहा है। और इस बार भी ये कुछ खास नया नहीं है। बात वही है जहां एक तरफ महायुति यानी कि बीजेपी और उनके अलायंस अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वही महाविकास आघाड़ी यानी कि इंडिया अलायंस और उनके साथ में जो जितने भी अलायंस इंडिया अलायंस के लोग हैं वो सब मिलकर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के तौर पर सामने हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको सत्ता मिल जाए। सर्वे जितने भी आ रहे हैं उनकी अगर बात करें तो महाराष्ट्र का चुनाव पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रहा है। अभी हाल ही में एक सर्वे सामने आया और उसने कहा कि महायुति की सरकार बन रही है। ये तमाम अलग अलग तरह से बात सामने निकल कर आ रही है। अलग अलग सर्वे ने अलग अलग संभावनाएं जता दी हैं। आइए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जितने भी ये सर्वे हैं इनका खेल क्या है और ये सर्वे महाराष्ट्र चुनाव से पहले क्या कह रहे हैं, कैसे बनेगी और किसकी बनेगी सरकार। इंडिया टुडे एक्सिस सर्वे, जी एनडीए भाजपा शिवसेना शिंदे गुट जो है वो 150 से 160 सीटें दिखा रहा है। यानी कि महायुति को 288 में से 150 से 160 सीटें मिलती दिख रही हैं इस सर्वे के मुताबिक। एमवीए यानी कि महाविकास आघाड़ी यानी कि उद्धव शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, यहां पर सीटें थोड़ी सी नियर मार्जिन पे लाके कम कर दी गई हैं, 110 से 120 सीटें। और वहीं पर जो छोटे दल हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं लोग, उनकी सुन लीजिए 15 से 20 सीटें। यहीं पर एबीपी न्यूज का सी वोटर सर्वे आता है, वो एनडीए को दिखा रहा है 140 से 155 सीटें, महाविकास आघाड़ी को दिखा रहा है 125 से 135 सीटें, अन्य को 10 से 15 सीटें। अब टाइम्स नाउ पोल का जो सर्वे है उसे देख लीजिए, क्योंकि इस सर्वे के आने के बाद से चर्चा बहुत ज्यादा गर्म हो गई। चर्चाएं हो गई कि महायुति की सरकार आ रही है और वहीं पर चर्चा ये भी शुरू हुई कि ईवीएम और पैसे इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो फिर एमवी की सरकार आ रही है, यानी कि आघाड़ी की सरकार आ रही है। टाइम्स नाउ पोल सर्वे जो है वो ये कहता है कि महायुति को 155 सीटें आ सकती हैं 288 में से, और महाविकास आघाड़ी को 110। यहां पर अंतर बढ़ गया, इस अंतर को आप देखिए, ठीक है। यहां पर 155 और 110 सीटों के बीच के अंतर को आप देखिए, और अन्य की सीटें जो है वो हैं 25 सीटें। इस बड़े सवाल के साथ में ये चीजें उठ रही हैं कि ये क्या मामला है, क्योंकि टाइम्स नाउ ने यहां पर सर्वे के आंकड़े को और बढ़ा दिया है। इंडिया टुडे 150 से 160 ले गया, टाइम्स नाउ 155 ले गया है, और एबीपी न्यूज
वो भी 140 से 155 ले जा रहा है। तीनों सर्वे जो हैं आस-पास घूम रहे हैं और इससे लोग आकलन लगाने लगे हैं कि महायुति की सरकार बन रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा गठबंधनों को लेकर है। एनडीए में शामिल भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरी है। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी उद्धव ठाकरे की शिवसेना गुट कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के साथ है। एनडीए अपनी ताकतवर स्थिति का दावा कर रही है क्योंकि उसे केंद्र सरकार की नीतियों का समर्थन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो चेहरा मिला है जिसको भी हाल ही में थोड़ा नुकसान भी मिला है, लेकिन उसके बाद अलायंस मिल गया है नीतीश और नायडू का। वहीं एमवीए की को राज्य में लोकप्रियता और सिंपत्ति का फायदा मिल रहा है, यानी कि महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे की अगर बात की जाए शिवसेना की तो उनको एक बड़ी सिंपत्ति मिल रही है। अगर पवार परिवार की बात की जाए तो उनको एक बड़ी सिंपत्ति मिल रही है क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों के दोनों इनके हिस्से की चीजें ले जाकर के बाहर बीजेपी के साथ शामिल हो गए। ये तस्वीर कुछ वैसी ही है जैसे कि हरियाणा में हुआ था। हरियाणा में आप जानते हैं कि किस तरह से आखिरी वक्त में चौटाला परिवार के चिराग उन्होंने जेजेपी उनकी पार्टी उन्होंने आखिर में जाकर जब चुनाव के परिणाम आ गए बीजेपी से हाथ मिला लिया था। कुछ इसी तरह से अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने भी किया। चुनाव के परिणाम आने के बाद वहां टूट के बाद यहां पर आकर के जुड़ गए। अब ये जुटना इनका कितना इनको रास आएगा ये बड़ा सवाल है क्योंकि बीजेपी ने पहले उधर भी यही तस्वीर सामने दिखाई। दुष्यंत चौटाला को जिस तरह से झटका मिला और वो पार्टी अपने राज्य में ऑलमोस्ट खत्म की कगार पर पहुंच गई, ऐसी परिस्थिति अब यहाँ पर एकनाथ शिंदे और अजित पवार को महसूस हो रही है। बीजेपी को लेकर ये बात मानी जाती है कि उनकी रणनीति कुछ ऐसी है कि वो कम ताकत वाले और थोड़ी ज्यादा ताकत वाले छोटे दलों के साथ में हाथ मिलाते हैं और हाथ मिलाने के बाद उनकी ताकत लेने के बाद उनका हाथ छोड़ देते हैं और उसके बाद उनका असल फायदा बीजेपी को मिल जाता है और ये पार्टियां खोखली हो जाती हैं। तो क्या इस बार अजित पवार और एकनाथ शिंदे को इसका सामना करना पड़ेगा, ये भी सवाल है। खैर, बड़ी बात यह है कि सर्वे किस तरह से बीजेपी के हक में जा रहे हैं उसकी बड़ी वजह है। आप इसे माने या ना माने, अगर आप सच में जानना चाह रहे हैं कि ये सर्वे एक जैसे क्यों बोल रहे हैं तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा। महाराष्ट्र का ये चुनाव सिर्फ गठबंधन का नहीं, मुद्दों का भी है। राज्य के नागरिक हर बार की तरह इस बार भी अपने वोट से बड़े संदेश देने की तैयारी में है। हरियाणा में भी कुछ इसी तरह का हुआ था। विपक्ष इस बात को बाद में समझ पाया कि इस तरह से बीजेपी ने केंद्र में बीजेपी है और राज्य में बीजेपी है, इस बात का फायदा केंद्र की योजनाओं से राज्य में पहुंचाया चुनाव के ठीक पहले और लोगों को अपनी तरफ बड़ी आसानी से कर लिया। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में होने जा रहा है। महाराष्ट्र में कृषि संकट बहुत बड़ा मुद्दा है। किसान आत्महत्या, फसल बीमा योजना की विफलता और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के मुद्दे पर सरकार को सवालों के घेरे में लाया गया है। महाविकास आघाड़ी ने किसानों के लिए कई घोषणाएं की हैं, स्पेशल घोषणाएं की हैं, जबकि एनडीए का दावा है कि उनकी योजनाएं गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। मराठा आरक्षण बड़ा मुद्दा है। मराठा समुदाय का आरक्षण मांगना एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। एनडीए ने इसे हल करने के वादे किए हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी का दावा है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमला है। महिला कल्याण और योजनाएं, एनडीए सरकार की लाडली बहन योजना और लाडला भाई योजना महिलाओं और युवाओं को लक्षित कर रही है, उनको टारगेट कर रही है। ये योजनाएं आर्थिक सहायता और कौशल विकास पर केंद्रित हैं। महाविकास आघाड़ी का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रचार है। दरअसल महाविकास आघाड़ी जो कह रही है उस बात को आप सुनते चलिए इन मुद्दों के साथ। महंगाई और रोजगार के अवसरों की कमी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। महाविकास आघाड़ी ने इसे सरकार की नाकामी बताया है, जबकि एनडीए ने अपने रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के दावों को उजागर किया है। शहरी और ग्रामीण विकास, शहरीकरण और ग्रामीण बुनियादी ढांचे का भी विकास एक बड़ा मुद्दा है। एनडीए ने मेट्रो, सड़कों और हाउसिंग प्रोजेक्ट को अपनी उपलब्धियों के रूप में गिनाया है, जबकि महाविकास आघाड़ी ने इसे अधूरी परियोजनाओं के रूप में दिखाया है। और राजनीतिक ड्रामा और व्यंग्य, महाराष्ट्र का चुनाव अब जितना गंभीर है उतना ही इंटरेस्टिंग भी। ये राज्य नेताओं के बयानबाजी और नाटकीय गठबंधनों के लिए प्रसिद्ध है। शिवसेना का विभाजन इस बात का सबसे बड़ा राजनीतिक नाटक रहा है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच शिवसेना की असली विरासत को लेकर जो लड़ाई चली है वो अभी भी खत्म नहीं हुई है।
ये किसी बॉलीवुड स्टोरी से कम नहीं है। जनता भी सोच रही है कि असली शिवसेना कौन सी है, और इस बात को लेकर के अच्छा खासा प्रचार भी किया गया है महाराष्ट्र में। अजित पवार बनाम शरद पवार। एनसीपी में अजित पवार और शरद पवार के खींचतान एक पारिवारिक ड्रामा बन चुका है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा जनता अपना समर्थन किसे देती है, अनुभवी शरद पवार को या फिर युवा अजित पवार को। शरद पवार अपने संन्यास की भी घोषणा कर चुके हैं, लेकिन वहीं पर अजित पवार को एक विश्वासघाती के रूप में पेश भी किया गया है। भाजपा का आत्मविश्वास। भाजपा के नेता हर रैली में आत्मविश्वास से भर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसे अति आत्मविश्वास कह रहा है। विपक्ष ने भाजपा की योजनाओं को प्रचार का हथकंडा बताया है। देवेंद्र फडणवीस ने हालांकि यहां पर यह माना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम अति आत्मविश्वासी हो गए थे और इसी बात का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें करके जनता को लुभाने की बात कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र का चुनाव न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी गहरा असर डालेगा। ये चुनाव भारतीय राजनीति के उन बदलावों का संकेत दे सकता है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में अहम साबित होंगे। महिला और युवा मतदाता इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। महिलाओं की सरकारी योजनाएं, युवाओं की रोजगार योजनाएं काफी कुछ लुभाने की कोशिश कर रही हैं। विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण जैसे क्षेत्रीय इलाकों में अलग अलग मुद्दे चुनाव परिणाम को प्रभावित कर रहे हैं। विदर्भ में किसानों की समस्याएं, मराठवाड़ा में सूखा और कोंकण में पर्यटन और विकास प्राथमिकता में है। जनता क्या कह रही है ये समझिए। चुनावी माहौल में जनता के विचार बहुत ज्यादा जरूरी है। सर्वे में यह पाया गया है कि युवा वर्ग तेजी से मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं की मांग बढ़ी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 केवल सीटों की संख्या का सवाल नहीं है, बल्कि सवाल है कि कौन सी पार्टी राज्य के भविष्य को और ज्यादा बेहतर दिशा दे सकती है। जहां एक तरफ एनडीए अपने को मजबूत गठबंधन और योजनाओं के सहारे मैदान में ला रहा है, वहीं एमपी अपनी पुरानी लोकप्रियता और सामाजिक मुद्दों के सहारे वापसी की उम्मीद कर रहा है। चुनाव का असली फैसला तो जनता करेगी। ये सर्वे से फैसला नहीं हो सकता है, लेकिन ये सर्वे चुनाव से पहले अब जनता के जहन पर असर डाल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें चर्चा है कि महाविकास आघाड़ी को ये ऑफर दिया गया कि 53 करोड़ रुपए आप दीजिए, हम ईवीएम हैक करके 63 सीटें आपके हक में लाकर खड़ा कर देंगे। इस ऑफर ने चिंता बढ़ा दी है, खलबली मचा दी है। क्या वाकई में ये सब कुछ अगर हो सकता है तो ये तमाम सर्वे सिर्फ और सिर्फ एक मुखौटा बनकर रह गए हैं, जो कि एक चुनाव जीतने के टूल के काम आ रहे हैं। इन सर्वे की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं बची है। ये तमाम सर्वे जो सामने निकल के आ रहे हैं, इनकी कोई भी जमीन नहीं बची है। और अगर ईवीएम हैक हो रही है तो फिर क्या सब कुछ वाकई में ईवीएम ही कर रही है और ये सर्वे आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।